नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आदिकाल से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास है। जिन साथियों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, पौंचरई को किसने पूर्ण किया? आपके पास ऑप्शन है शंकर, हेमचंद, वागेश्वर या त्रिभुवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पौंचरयु जो कि स्वयंभू की रचना है, इसको किसने पूर्ण किया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। पौंचरयु को त्रिभुवन ने पूरा किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, रहमान या जोइंदु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है और पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के थे। हमारा अगला प्रश्न है, पौंचरयु में कितने कांड हैं? आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। पौंचरयु में कुल 5 कांड थे और कितनी संधियां थी? 90 संधियां थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कांड पौंचरयु में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है विद्याधर कांड, अयोध्याधर कांड, परशु कांड या सुंदर कांड। आप जानते हैं कि पौंचरयु में कुल 5 कांड थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कांड पौंचरयु में शामिल नहीं था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। परशु कांड पौंचरयु में शामिल नहीं था। पौंचरयु के 5 कांड थे, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, बुद्ध कांड और उत्तर कांड। हमारा अगला प्रश्न है, पौंचरयु में कितनी संधियां हैं? आपके पास ऑप्शन है 90, 83, 82 या 85। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। पौंचरयु में कुल 90 संधियां हैं। पहले इसमें 83 संधियां थी जब स्वयंभू ने इसकी रचना की थी। जब बाद में त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था तो इसमें कुल मिलाकर 90 संधियां हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या शंभुनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन कवि पहले शैव थे लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन बन गया? हमारा आपके पास ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, रहमान या रामसेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से कवि थे जो पहले शैव थे लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन बन गए थे? उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। उनका नाम था पुष्पदंत। हमारा अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है? आपके पास ऑप्शन है पौंचरयु, रिठनेमिचरयु, संदेश रासक या उपयुक्त कोई नहीं। तो बताइए, हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। हरिवंश पुराण रिठनेमिचरयु का अन्य नाम है और किसकी रचना है ये? स्वयंभू की। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन शाखा थी? आपके पास ऑप्शन है महायान, हीनयान, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है आपसे। बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन सी शाखा थी? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष से संबंधित शाखा थी। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। ठीक है, दूसरे प्रकरण का क्या नाम रखा है? आपके पास ऑप्शन है अपभ्रंश काव्य, वीर गाथा काल, रासो काव्य या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। अब आपको बताना है कि दूसरे प्रकरण का नाम क्या रखा है इन्होंने। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। अपभ्रंश काव्य जो है वो दूसरे प्रकरण का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा है? आपके पास ऑप्शन है अपभ्रंश काव्य, फुटकल काव्य, वीरगाथा काव्य या सिद्ध काव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब आपको तीसरे प्रकरण का नाम बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का नाम क्या रखा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। तीसरे प्रकरण का नाम है वीरगाथा काल। हमारा अगला प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का कथन किसका है? आपके पास कथन दिया गया है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का। तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। आपके पास ऑप्शन है नगेंद्र, सुरेंद्र वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हमारा अगला प्रश्न है, बालचंद बिजवाई भाषा दुहु नहीं लगई दुर्जन हासा कथन किसका है? ये भी आपके पास कथन दिया गया है। कथन है आपके पास कि बालचंद बिजवाई भाषा दुहु नहीं लगई दुर्जन हासा। किसका कथन है ये? आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू या सरहप्पा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन विद्यापति जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है डोम्बिपा, सरहप्पा, स्वयंभू या रहमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह डोम्बिपा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, शबरप्पा, कणप्पा या लुयप्पा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, लुयप्पा। हमारा अगला प्रश्न है, बोधगान और दोहा किस भाषा में लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है हिंदी, अपभ्रंश, बंगला या प्राकृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। बोधगान और दोहा बांग्ला भाषा में लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, बोधगान और दोहा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है हरप्रसाद शास्त्री, हरिप्रसाद द्विवेदी, प्रबोध चंद बागची या रहमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोधगान और दोहा के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। हरप्रसाद शास्त्री जी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि को राहुल भद्र कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है स्वयंभू, सरहप्पा, रहमान या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस कवि को राहुल भद्र कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। सरहप्पा को राहुल भद्र भी कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन, सरहप्पा, भटकेदार या मधुकर कवि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे सरोजवज्र नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, स्वयंभू, लुयप्पा या मुनिराम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, सरहप्पा को सरोजवज्र नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? यहाँ पे सिद्ध होगा। सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? आपके पास ऑप्शन है वीर, श्रृंगार, शांत या भयानक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता रही है। हमारा अगला प्रश्न है, जस हरचरित के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहप्पा या रहमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, जस हरचरित के लेखक कौन है? पुष्पदंत है। और पुष्पदंत कौन सी शताब्दी के माने जाते हैं? तो 10वीं के। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? आपके पास ऑप्शन है 60, 61, 62 या 63। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और आपको ये भी बताना है कि महापुराण किसकी रचना है और कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है इसमें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है महापुराण में। और किसकी रचना है ये? तो पुष्पदंत की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने साथियों तक, और हो सके तो एक कमेंट भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? आपके पास ऑप्शन है नाथ, जैन, सूफी या सिद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, सिद्धू की भाषा को क्या कहा जाता है? तो संध्या भाषा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? आपके पास ऑप्शन है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या मुक्तक काव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है और इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, संदेश रासक एक खंड काव्य है। और इसके रचनाकार कौन है? तो अब्दुर रहमान है। और अब्दुर रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? आपके पास ऑप्शन है पौमचरयु, महापुराण, जम्बू स्वामीराज या पाहुड़ दोहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, दब सहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? आपके पास ऑप्शन है शालिभद्र सूरि, जिनधर्म सूरि, देवसेन या आसगु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दब सहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित रचना है ये, किसने की है इसकी रचना? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, यह रचना देवसेन जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 933 ईस्वी, 932 ईस्वी, 931 ईस्वी या 935 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
और किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। श्रावकाचार्य की रचना 933 ईस्वी में हुई थी। और किसकी रचना थी ये? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये तो बार बार परीक्षा में पूछी ही जाती है रचना। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, ज्योतिरिश्वर ठाकुर या कोई नहीं। तो बताइए, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? आपके पास ऑप्शन है 9, 12, 14 या 26। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। नाथों की कुल संख्या 9 है और आलवारों की संख्या कितनी है? तो 12 और सिद्धों की 84। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? आपके पास ऑप्शन है अवध, पुरानी हिंदी, देसी भाषा या अपभ्रष्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, पुरानी भाषा नाम से पुकारा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। आपके पास ऑप्शन है प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल या खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी थी, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, डिंगल पिंगल। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। आपके पास ऑप्शन है सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतन, आश्रयदाता प्रशंसा या राष्ट्रीय चेतना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, राष्ट्रीय चेतना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पौंचरयु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या चित्रावली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, चित्रावली अपभ्रंश की रचना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अबुल कलाम, अबुल हसन या मलिक मोहम्मद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, अबुल हसन अमीर खुसरो का मूल नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं था? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, शबरप्पा, लुयप्पा या गोपीचंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं था, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, गोपीचंद। हमारा अगला प्रश्न है, राउलवेल किस तरह की रचना है? आपके पास ऑप्शन है नाटक, गद्य पद्य मिश्रित चंपू, शुद्ध काव्य या सूफी काव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि आदिकाल से संबंध नहीं रखता है? आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, हेमचंद, विद्यापति या गदाधर भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा कवि आदिकाल से संबंध नहीं रखता है, उसका चयन करना है।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। गदाधर भट्ट आदिकाल से संबंधित कवि नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा दहरी का नासूर, अमीर खुसरो की इस पहेली का क्या आशय है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सन्यासी, कुआं, खंडहर या प्रेमी का हृदय। तो बताइए, ये अमीर खुसरो की पहेली है, इसका क्या आशय है। पहेली है आपके पास, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा दहरी का नासूर। तो इस पहेली का आशय क्या है, बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, कुआं। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है सरहप्पा, पुष्पदंत, अद्धमान और हेमचंद। ऑप्शन नंबर बी में है हेमचंद, सरहप्पा, पुष्पदंत, अद्धमान। ऑप्शन नंबर सी में है पुष्पदंत, सरहप्पा, हेमचंद, अद्धमान। ऑप्शन नंबर डी में है सरहप्पा, हेमचंद, अद्धमान और पुष्पदंत। तो बताइए सही क्रम क्या होगा कालक्रम की दृष्टि से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, सरहप्पा, पुष्पदंत, अद्धमान और हेमचंद। हमारा अगला प्रश्न है, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो या हमीर रासो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है नाल सिंह, नरपति नाल, जगनेक या रहमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिसलदेव किसकी रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, बिसलदेव रासो के लेखक नरपति नाल है। हमारा अगला प्रश्न है, खुमान रासो के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है नल्ल सिंह, नरपति नाल, दलपति विजय या शारंगधर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, खुमान रासो के लेखक दलपति विजय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया है। आपके पास ऑप्शन है हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, किशोरी लाल या प्रबोध चंद बागची। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, प्रबोध चंद बागची ने दोहा कोश का संपादन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, नाल्ल सिंह या दलपति विजय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपके पास पंक्ति दी गई है माधव हम परिणाम निराशा, इस पंक्ति के लेखक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, यह पंक्ति विद्यापति जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ या उपयुक्त सभी की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आत्मबोध किसकी रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, आत्मबोध गोरखनाथ जी की रचना है। और एक इसी से मिलती जुलती रचना है ज्ञानबोध। ज्ञानबोध किसकी रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, बताइए ज्ञानबोध किसकी रचना है। बिल्कुल सही, मलुकदास की। हमारा अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया है। आपके पास ऑप्शन है प्रबोध चंद बागची, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, राहुल सांकृत्यायन या सोमेश्वर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, संदेश रासक में किसका चित्रण किया गया है। आपके पास ऑप्शन है विक्रमपुर की वियोगनिका, भयानक रस का, रामगढ़ की वियोगनिका या जयपुर की वियोगनिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा। संदेश रासक में किसका चित्रण किया गया है, आपको ये भी बताना है कि किसकी रचना है ये। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, संदेश रासक में किसका चित्रण किया गया है, तो विक्रमपुर की वियोगनी का चित्रण किया गया है। किसकी रचना है ये बताइए, अभी हमने चर्चा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। प्रश्न एक बार रिपीट, विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। आपके पास ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताना मुझे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, कीर्ति पताका अभी तक भी प्रकाशित नहीं हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है। आपके पास ऑप्शन है शबरप्पा, लुयप्पा, सरहप्पा या डोम्बिप्पा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सहजयान के प्रवर्तक कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।